नमस्कार। नमस्कार दोस्त। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। और आज हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे। जो टॉपिक बचे हुए थे पीछे हमारे, जब हम अपवाह तंत्र पढ़ रहे थे, तो अपवाह तंत्र में आपका ड्रेनेज सिस्टम, अब ड्रेनेज सिस्टम में आप परिचय देखा था, फिर उसके प्रतिरूप देखे थे, प्रकार देखे थे, और उसको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ा था। कारक के बारे में पढ़ा था। तो जो बचा हुआ टॉपिक था आपका अपवाह तंत्र के क्षेत्र। अपवाह तंत्र के क्षेत्र में जो आपका सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, फिर दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो थी, इनके जो अपवाह तंत्र थे, इनके अपवाह तंत्र के बारे में आज चर्चा करेंगे। क्योंकि ये बहुत इन्फॉर्मेशन इसमें होता है, इसलिए मैं इसकी सहायता के लिए इसको पहले बोर्ड पे सारे अवेलेबल करा दिए हैं, ताकि इसके इन्फॉर्मेशन में कोई त्रुटि ना हो, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसीलिए आपको मैं चाहूँगा कि ये पूरा इन्फॉर्मेशन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, और इसको रिवाइज कर करके पढ़ लिया जाएगा। ठीक है। पहले जो ब्रह्मपुत्र, आपको भारत के अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटते हैं। दो भाग थे। पहला तो आपका हिमालय क्षेत्र के अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र। इसे यहाँ आप लिख सकते हैं, या अब इसे मिटा भी नहीं सकते। हिमालय क्षेत्र, हिमालय और प्रायद्वीपीय, हिमालय क्षेत्र और प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र के बारे में। तो यहाँ आज हम हिमालय क्षेत्र के जो अपवाह तंत्र है, उसमें सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी आती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हिमालय क्षेत्र में पहले हम देखेंगे कि सिंधु नदी का अपवाह जो अपवाह क्षेत्र है, इसमें इसका उद्गम कहाँ से होता है। इसका उद्गम कैलाश पर्वत के बोखोचू के पास में निकट, कैलाश पर्वत के निकट जो बोखचू नामक एक जगह है, वहाँ से निकलती है। और इसे जब ये तिब्बत में रहती है तो इसे शेरमुख के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और ये जब भारत में प्रवेश करती है, तो इसे दमचोक नाम से जानते हैं। भारत में जब प्रवेश करती है तो दमचोक के नाम से जानते हैं। और ये उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए भारत में प्रवेश करती है। दमचोक नाम जो है वहाँ से भारत में प्रवेश करती है ये। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, जैसे पंचनद, जास्कर, श्योक, गिलगित और शिगार, काबुल, खुर्रम, तोची, गोमल, संगर, और ये जो खुर्रम, तोची और गोमल, संगर है, ये सुलेमान पर्वत से निकलती हैं। इनकी सहायक नदियाँ हैं। और ये जो पंच नदियाँ हैं, ये पंच नदियाँ आपकी जो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज हैं, ये इनकी पंच नदियाँ के रूप में जाने जाती हैं। इसका सिंधु नदी जल समझौते के अनुसार भारत इसका सिर्फ 20% ही पानी यूज़ कर पाता है, सिंधु नदी का। और ये पाकिस्तान में जब जहाँ प्रवेश करती है, भारत से बहते हुए पाकिस्तान में जब प्रवेश करती है, तो ये इसका दरखिस्तान नामक स्थान है। ये इस स्थान पे ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ठीक है। और इसकी जो टोटल लंबाई है 2800 ये चल क्यों नहीं रहा, 2880 इसकी टोटल लंबाई है। इसके बाद इसकी जो 1114 किलोमीटर है, ये भारत के भूभाग में इतना प्रवाहित होती है। ठीक, ये इसके इन्फॉर्मेशन थे, बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसके बाद जो इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं, पंचनद के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम की दृष्टि से पूछा जाता है, तो इसको ज़्यादा इस पे फोकस करेंगे। जैसे झेलम है, झेलम का उद्गम स्थल कहाँ से है,
पीर पंजाल के निकट बेरीनाग नामक पीर पंजाल श्रेणी जो है वहाँ पर एक बेरीनाग नामक स्थान है। वहाँ से बेरीनाग नामक स्थान के निकट ही एक शेषनाग से निकलती है ये झेलम नदी। और झेलम नदी जब भारत में जब प्रवेश करती है तो ये मंगलम डैम और तुलबुल और उरी डैम ये J&K में बना हुआ है। चेनाब नदी में जब प्रवेश करती है उसके पहले ये डैम तीनों बने हुए हैं। हम वही चीज़ें ज़्यादा फोकस करेंगे जो इम्पोर्टेंट में एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, कि जैसे डैम पूछ लिया, उसका कहाँ से निकलती है ये पूछ लिया, और जो टॉपिक एक तरीके से पूछे गए टॉपिक हैं या पूछने वाले होंगे वो उसी को ज़्यादा इसमें रिवाइज करेंगे। फिर ये जो झेलम नदी है मुजफ्फराबाद और मीरपुर तक की सीमा जो है मीरपुर, ये दोनों जगह का नाम है मुजफ्फराबाद और मीरपुर। ये भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है झेलम नदी। फिर इसमें आकर के चेनाब नदी मिल जाती है। चेनाब नदी जो सिंधु के सबसे बड़ी सहायक नदी है ये झेलम नदी की, और ये झेलम नदी की भी सहायक नदी है और ये सिंधु नदी की भी सहायक नदी है। सबसे बड़ी चेनाब नदी। चेनाब नदी कहाँ से निकलती है? चेनाब नदी इसमें कुछ डैम है बने हुए हैं, उन डैम के बारे उनका डैम का नाम कैसे, जैसे बगलियार, सलाल, दुल्हस्ती परियोजना, ये इसी चेनाब नदी पर ही बने हुए हैं ये डैम इसलिए ज़्यादा बता रहे हैं क्योंकि ये इसमें पूछा जा सकता है डैम के बारे में। इसकी न कि पूछा जा सकता है कि कैसे कैसे गुजर रही है, कैसे ये उतना इम्पोर्टेंट मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें देना नहीं चाहता, क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना हो तो आप बुक पढ़ कर भी ले सकते हैं इससे। फिर इसके बाद रावी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे के बगल से निकलती है ये रावी। और इस पर कौन कौन से डैम बने हुए हैं? चमेरा और थेन परियोजना इसी रावी नदी पर ही बनी हुई है। और ये आपको जो चंबा से प्रवाहित होकर करके सराय के पास से चेनाब में जा करके मिल जाती है। सराय के पास जा करके चेनाब में मिल जाती है। इसके बाद जो ब्यास नदी है, ब्यास नदी रोहतांग के पास ब्यास कुंड से इसका उद्गम होता है और कुल्लू से प्रवाहित होती हुई ये जाकर करके सतलज नदी में मिल जाती है। इसके बाद इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जो गार्ज है काती और लागरी नामक गार्ज बनाती है धौलाधर में ये ब्यास नदी। इसका प्रवाह जो है भारत भर में, इसका प्रवाह सिर्फ भारत में ही होता है, न कि पाकिस्तान में भी होता है। इसका प्रवाह एक ऐसी पंच नदियों में से है जिसका प्रवाह सिर्फ भारत में ही होता है। फिर इसके बाद आता है जो ब्यास नदी है सतलज नदी से जाके मिल जाती है, और ये सतलज नदी जा कर के आपका चेनाब नदी में मिल जाती है। चेनाब नदी मिलती है सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत के इलाके में राक्षस नामक एक जगह है, उस इलाके में इसका उद्गम होता है। लांगचेंग खबाब नाम से जाने जाते हैं इसको तिब्बत में अलग नाम से लांगचेंग खबाब नाम से जाना जाता है। और इसकी जो यहाँ पर दर्रा है सिपकिला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। सिपकिला दर्रा से भारत में प्रवेश करके आगे बढ़ती हुई जा करके फिरोजपुर और फजलका नामक स्थान पे भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर बनाती है। ये भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर बना करके फिर ये लास्ट में अंत में मिलने वाली सिंधु नदी से है। ये सिंधु नदी से जा कर के मिल जाती है। और ये जो सिंधु नदी है जहाँ पर ये मिलती है सिंधु नदी से सतलज नदी, इसका नाम मिथनकोट नामक स्थान है। ये पाकिस्तान में जा कर के ये नदियाँ मिल जाती हैं मिथनकोट नामक स्थान पे। ये तो जो सिंधु नदी का प्रवाह तंत्र है ये है आपका। फिर इसके बाद जो आपका गंगा नदी का प्रवाह तंत्र है, गंगा नदी का प्रवाह तंत्र ये
इसमें जो सहायक नदियाँ हैं जैसे रामगंगा, फिर उसके बाद गोमती, घाघरा, गंडक, फिर आपका बागमती, कोसी, महानंदा, ये इसके बाएं तट से मिलने वाली, इसके हम कह सकते हैं कि बाएं तट से जो एक ऐसे जैसे हम खड़े हैं तो इसके जो बाएं लेफ्ट हैंड से साइड से मिलने वाली नदियों का क्रम है ये। फिर इसके बाद जो इसके दाएं तट से मिलने वाले नदियों का क्रम है जैसे चंबल, सिंध, बेतवा और टोंस, और ये आपका सो नदी, ये आपके दाएं तट से मिलने वाली नदियों का क्रम है। इसी गंगा के सहायक नदियों के रूप में हमें देखेंगे कि रामगंगा कहाँ से निकलती है। ये जो सहायक नदी गंगा का है, गंगा का जो सहायक नदी रामगंगा है, ये कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के जो पौड़ी गढ़वाल वाला डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से इसका उद्गम होता है और अंत में जाकर के ये गंगा से मिल जाती है। इसके बाद गोमती नदी जो है आपकी गोमत ताल से निकलती है। गोमत ताल पीलीभीत के निकट में है, ये वहाँ से निकल करके आती है, फिर ये गंगा में प्रवेश कर जाती है। गोमत ताल के आसपास से निकलती है ये। फिर ये घाघरा नदी जो बाएं तट की सहायक नदी है गंगा की, ये लेखमान सरोवर जगह है तिब्बत में, वहाँ से निकलती है और इस जा कर के गंगा में मिल जाती है अंत में। और ये जो प्रयागराज है, ये प्रयागराज के बाद वाले इलाके में जा कर के ये घाघरा मिलती है बिहार। इसके बाद आता है आपका गंडक जो है, गंडक है ये नबुबेन हिनाल नामक एक ग्लेशियर है। नबुबेने हिनाल नामक एक ग्लेशियर, वहाँ से इसका उद्गम होता है और ये आकर के गंगा में मिल जाती है। फिर इसके बाद आपका काठमांडू घाटी से घाघरा बागमती नदी, काठमांडू घाटी से बागद्वार फाल एक जगह है, बागद्वार फाल है, वहाँ से ये निकलती है और ये जा कर के आपके गंगा नदी बिहार में कोसी से पहले जाके मिल जाती है। और ये इसके बाद जो इसकी मुख्य सहायक नदियों में है कोसी नदी जैसे चाइना है, इंडिया है और नेपाल है, इसके जो ट्राई जंक्शन वाला पार्ट है, तिब्बत का इलाका भी है, वो हिमालय पर्वत से, हिमालयी क्षेत्र से निकलती है और ये आकर करके कोसी गंगा नदी में मिल जाती है। बिहार के इलाके में गंगा नदी में मिलती है, बिहार वाले राज्य में। फिर इसके बाद महानंदा जो पागलाग होरा नाम का एक जगह है, वहाँ से ये निकलती है और ये आकर के गंगा नदी में मिल जाती है लास्ट में। और यही इसकी विशेषता ये है कि ये गंगा की सबसे सहायक नदियों में सबसे लास्ट की नदी है ये महानंदा। फिर इसके बाद आपका आता है जो दाएं तट से मिलती हैं यमुना नदी की भी सहायक नदियाँ कुछ हैं, उनके बारे में देखते हैं। जो जैसे चंबल है, चंबल आपका जनापाव नामक एक जगह है महू में ये डिस्ट्रिक्ट है एमपी का, वहाँ से इसका उद्गम होता है और ये जा कर के यमुना की मुख्य सहायक नदियों में से एक है। ये चंबल की सहायक नदियाँ जैसे बनास है, काली सिंध है और ये पार्वती है। ये इनका जो काली सिंध और पार्वती है ये विंध्यन श्रेणी से निकलती हैं और ये जा कर के चंबल में मिलती हैं और ये चंबल जा कर के अंततः यमुना में मिलती है और यमुना जा कर के प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। फिर इसके बाद आपका आता है सिंध नदी। सिंध जो यहाँ की विंध्यन श्रेणी है मालवा प्लेट का, वहाँ से निकलती है और ये जा कर के सिंध नदी यमुना में मिलती है और यमुना जा कर के लास्ट में गंगा में मिलती है। रायसेन डिस्ट्रिक्ट है एक एमपी का, रायसेन डिस्ट्रिक्ट से आपका बेतवा नदी निकलती है और ये बेतवा नदी जा कर के आपके यमुना नदी के सहायक नदी में मिलती है। ये टोंस नदी जो है आपकी ये यमुना की सहायक नदी नहीं है बल्कि ये गंगा का सहायक नदी है और ये पटना जो है पटना के आसपास वाले इलाके में जा कर के
टोंस नदी कैमूर पर्वत से निकलती है और यहाँ आकर के मिलती है इससे टोंस नदी। और ये सोन नदी जो है आपके रिहंद इसकी सहायक नदी है। ये कैमूर पर्वत के आसपास से रिहंद बांध जो है उसके आसपास के एरिया से निकलती है और ये जाकर के पटना के आसपास कैमूर जो गंडक नदी है पहले उससे आकर के गंगा नदी से मिल जाती है। ये रहा इसका गंगा का अपवाह तंत्र, गंगा नदी के अपवाह तंत्र। इसको बेसिकली आप इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है इसमें, अगर आप जोड़ना चाहें तो बहुत इन्फॉर्मेशन इसमें जोड़ा जा सकता है, लेकिन इसमें मैं जो बहुत ही रेयर मतलब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन था उसी को मैं इसमें लिखा हूँ और इसमें कैलकुलेटेड इन्फॉर्मेशन है। अगर इसको बढ़ाना चाहे तो बहुत इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड किया जा सकता है, बट वो इतना याद नहीं हो पाएगा जितना आप चाहते हैं कि उतना इन्फॉर्मेशन आप याद कर पाएंगे। इसीलिए मैं इसको कम से कम इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए बुक है, आप बहुत सारे नेट है, बहुत सारे बैंक है, उसमें उससे आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन जो आप पढ़ाई की दृष्टि से देखें, अगर इम्पोर्टेंट छाँट के आप चाहें कि हमें छाँट के कौन से अच्छे जो ये जो टॉपिक लिखे गए हैं, जो चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछी गई हैं और या तो उसका इम्पोर्टेंस है तब यहाँ पर वो बातें लिखी गई हैं। अगर इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहे तो इसको कहाँ से इसका उद्गम हुआ, कहाँ फिर जाकर अंत हुआ, ये सारी बातें यहाँ पर लिख देंगे तो वो इतना याद नहीं हो पाएगा। इससे अच्छा जो जितना हम अपने आप को जितना संभाल सके उतना ही संभालें। इसमें इसी काम को यहाँ पर किया गया है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद का जो टॉपिक है आपका जब हम देख रहे थे कि अपवाह तंत्र में दो भाग थे, एक हिमालयी अपवाह तंत्र और एक प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र। जो हिमालयी अपवाह तंत्र में तीन अपवाह तंत्र थे, एक सिंधु नदी अपवाह तंत्र, एक गंगा नदी अपवाह तंत्र और एक ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। जो ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र है अगले नेक्स्ट टॉपिक के रूप में उसको कैलकुलेट आकर के पढ़ेंगे। यहाँ पर इतना ही छोड़ देते हैं इसको। फिर आपके जो अगला वीडियो होगा उसमें ब्रह्मपुत्र का अपवाह तंत्र और जो दक्षिण भारत के अपवाह तंत्र हैं उसको मिक्स करके एक अलग से कंपाइल वीडियो बनेगा, उसमें आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही, इसी पे छोड़ते हैं आपको। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।